नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता पांडे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी नोएडा स्टूडियो से। गुड मॉर्निंग पूजा। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत कर देते हैं। सुबह सुबह आपको बताते हैं कि मार्केट का क्या हाल है। एशिया बाजारों की बात करेंगे, यूएस मार्केट का भी रुख करेंगे और साथ ही साथ यूरोप मार्केट पर भी नजर डालेंगे। उसके अलावा हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी भी हमें बताएंगे कि किस तरह से निफ्टी कल कारोबार रहा और उसका असर आज क्या होगा। और उसके अलावा बहुत कुछ होगा कमोडिटी मार्केट में, ब्रोकरेज हाउसेज में भी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले एशियाई बाजारों की बात करते हैं। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है। देखिए, फिच की रेटिंग की वजह से एशिया बाजार जो हैं ज्यादातर लाल निशान पे ही नजर आ रहे थे, लेकिन अभी यहां पर मिला जुला कारोबार चीन में देखने को नजर आ रहा है क्योंकि वो अभी फिलहाल हरे निशान में है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 19,540 के पास ये नजर आ रहा है। जापान और कोरिया के बाजार में गिरावट है, लेकिन हांगकांग और चीन में बढ़त नजर आ रही है। और अभी अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग दी है भारत को, ओवरवेट रेटिंग दी है, यानी अच्छी रेटिंग दी है, लेकिन चीन की रेटिंग घटा दी है, जिसका असर पड़ सकता है। चीन में पहले भी इसका असर नजर आ रहा था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो डेटा आया उसको लेकर के थोड़ी नकारात्मकता बाजार में नजर आई, लेकिन फिर भी सुधार हुआ है। लेकिन आज जो रेटिंग मिली है चीन को, उसका क्या एशियाई बाजारों पर असर होगा, उस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी होगा। यूएस मार्केट, क्योंकि फिच की जो रेटिंग आई यूएस बाजार को लेकर के, उसको लेकर के अगर सभी इंडाइसेस देखें, सभी बाजारों की बात करें तो सभी जगह नकारात्मकता नजर आई, यानी नेगेटिविटी नजर आई और सभी इंडाइसेस रेड में ही नजर आए। अगर यूरोप मार्केट की बात करें वहां भी और एशिया बाजारों में भी। लेकिन आज चीन में सुधार नजर आ रहा है। उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और हमारी सहयोगी पूजा है। पूजा, जानना चाहेंगे अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी तो ये ग्रीन में है, लेकिन जो रेटिंग मिली है उसके बाद क्या असर हो सकता है, क्योंकि चीन को फिर से एक बार नेगेटिव रेटिंग मिली है। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं। देखना होगा इस रेटिंग का इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी दुनिया भर के बाजार में जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है वो फिच की रेटिंग का ही देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में हालांकि हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी है, 36 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है और बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वो भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शंघाई चीन के बाजार देखेंगे तो वो सपाट हैं। जापान के बाजार जरूर 410 अंक कमजोर नजर आ रहे हैं। हांगकांग के बाजार भी 36 अंक नीचे हैं, लेकिन निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। अब आगे मोमेंटम हम देखेंगे क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये जो पहला इंडिकेशन है एशियन मार्केट से, वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। लेकिन कल के दिन हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में फिच ने जो डाउनग्रेड किया है उसी का इम्पैक्ट कल के दिन नजर आया। नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिली 2% की, और फरवरी 2023 के बाद के में नैस्डैक में हमने ये सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। हम आपको बता दें, कल की खबर थी, फिच ने डाउनग्रेड कर दिया है यूएस रेटिंग, AAA से घटाकर AA+ की दे दी है। और उसका असर न कि सिर्फ यूरोप और यूएस में देखने को मिला, भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजारों ने इस खबर पर रिएक्ट किया। यूएस 10 ईयर्स के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो नवंबर के बाद अपने ऊपरी स्तर पर आ चुके थे, 4% के ऊपर पहुंच चुके थे। और इसकी वजह से हमने देखा कि कल टेक शेयरों में भी काफी ज्यादा दबाव था। इस बीच नतीजे भी आ रहे थे, काफी मिला जुला सेशन था, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिला। और डाउ जोन्स में भी जो पिछले काफी समय से एक तेजी का दौर था, वहां पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। तो ये हाल है अमेरिकी बाजार का। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी हमने देखी, 1 से 1.25% की गिरावट वहां पर भी थी। और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी हम उसी का रिएक्शन देख रहे थे। डॉलर इंडेक्स 102 के पास पहुंच चुका है। सोने में गिरावट जारी थी, अब 1970 के आसपास गोल्ड पहुंच चुका है। और कच्चे तेल में अपने ही कुछ फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भी खबर आई कि यूएस में जो क्रूड्स के स्टॉक्स हैं वो इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक हफ्ते में ही करीब 17 मिलियन बैरल की कमी वहां पर देखने को मिली। तो ये जब खबर आई तब हमने देखा कि कच्चे तेल में भी जो एक तेजी का दौर था वो भी कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आया और वहां पर 2% की गिरावट देखने को मिली। अब देखना होगा कि आगे कच्चे तेल की चाल कैसे रह सकती है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो आज के लिए भी संकेत जो हैं, कल जिस तरह से रिएक्शन दिया अमेरिकी बाजार ने और यूरोप बाजार ने,
थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि फिच ने कल जो डिसीजन लिया उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो एक बार देखना होगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहना है कि फिच का जो डाउनग्रेड करा है वो काफी हास्यास्पद है। इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रेट्स हैं वो मार्केट डिसाइड करती है, ना कि रेटिंग एजेंसीज। और इस पर ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन का भी बड़ा बयान है कि फिच के निर्णय से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है और ये जो डाउनग्रेड का निर्णय लिया ये काफी चौंकाने वाला था। रेटिंग के मूल्यांकन के तरीकों में गड़बड़ी देखने को मिली और पिछले 2.5 साल में जो गवर्नेंस और सुधार देखने को मिला वो तो इस रेटिंग में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है। तो एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो काफी समय से एक तेजी हम देख रहे थे, इस खबर ने एक ट्रिगर का काम किया और उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन हो सकता है क्योंकि एनालिस्ट इस चीज को इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो हम निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देखें। लेकिन देखना होगा कि सेटअप कैसे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार भारतीय बाजारों के लिए किस तरह के सेटअप नजर आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एफआईआई और डीआईएस के अपडेट पहले देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए डेटा क्या कह रहे हैं एफएनओ के। एफआईआई और डीआईएस की बात करें तो कल कैश मार्केट में 1877 करोड़ की बिकवाली देखी गई। डीआईएस की तरफ से मामूली 2 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी 860 करोड़ की ही बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में हमने देखा कि खरीदारी है 13,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिली। तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़े आंकड़े यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहे हैं, एक इंडेक्स ऑप्शन को छोड़ दें जहाँ पर की खरीदारी नजर आ रही है। तो चलिए ये तो है एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े। लेकिन अब आज के लिए एफएनओ सेटअप पर कैसा नजर आ रहा है ये समझ लेते हैं और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। काफ़ी समय से जो आप हाईलाइट कर रहे थे और अलर्ट भी कर रहे थे दर्शकों को कि अभी फिलहाल इंडाइसेस में थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और हम देख भी रहे हैं मुनाफा वसूल देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट के ट्रिगर्स अपनी जगह ही हैं। अब आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं? शुक्रिया पूजा। देखिए, हमने ये भी कल बात कही थी कि जिनके पास शॉर्ट है ना उनके भी दिन अच्छे आ सकते हैं, इसलिए उनको भी रहना चाहिए सिस्टम में। और कल मार्केट ने एक अच्छा रिवॉर्ड उनको भी दिया। कल तो ऑप्शंस में ऐसा था कि 700-800% का भी रिटर्न लोगों को मिला। बट एनी हाउ, अगर आप दिन देखें तो उसको कल के ना परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। असल में कल यूएस मार्केट्स का जो रिएक्शन था वो अभी तक इंडियन मार्केट्स में काउंट नहीं हुआ था। कल उसका अपना निजी रिएक्शन था। निजी रिएक्शन में 2 चीजें हुई हैं। फर्स्ट, हम एक मेगा सपोर्ट एरिया पे आके किसी तरह से क्लोज करने में कामयाब हुए। जैसे 19,500 के ऊपर आप निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे और बैंक निफ्टी करीब करीब 44,000-45,000 के रेंज के आसपास है। तो कुल मिला के यह है कि मार्केट का सपोर्ट तो है, लेकिन आज जब हो सकता है हल्का गैप डाउन हो, उस गैप डाउन के बाद मार्केट का रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये रिएक्शन फुल फ्लैश तरीके से वापस आने की कोशिश करता है और आज की सारी गिरावट अरेस्ट हो जाती है तो गलती से भी अपनी पोजीशंस को नहीं काटना चाहिए। आपकी पोजीशंस में एक रिवॉर्ड वापस से आ सकता है। इसको हम एक सॉफ्ट लैंडिंग या सॉफ्ट प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे फिर जानेंगे। लेकिन अगर पुल बैक स्ट्रांग नहीं आता और सारी गिरावट अरेस्ट नहीं होती और किसी तरह से हम कल के लोज के भी नीचे जाके बंद होते हैं, तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा उनको नहीं छोड़ना चाहिए अपना माल, और उनको हो सकता है आगे चल के और भी रिवॉर्ड मिले। अब इस केस में नए लोगों को क्या करना चाहिए? इस केस में नए लोगों को फिलहाल थोड़ा शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि कल जब गैप डाउन हुआ उसके बाद अगर उन्होंने कोई पोजीशंस ली है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अगर कल गैप डाउन होने के लास्ट में उन्होंने जाते आते कोई पोजीशंस ली है तो आज की ओपनिंग के हिसाब से वो अपने स्टॉप लॉसेस को चेक करें। स्टॉप लॉसेस अब नए हो चुके हैं। निफ्टी पर जो स्टॉप लॉसेस है वो 19,500 का है और उसके बाद 300 का है। अब जो बैंक निफ्टी पर जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि वो 45,000 के नीचे जाके बंद हुआ तो 44,800 और 44,500 का बनता है। ये अहम सपोर्ट एरियाज है। अगर ये भी खत्म हो जाते हैं सपोर्ट, तो फिर ना ही एवरेज करनी चाहिए नए लोगों को, ना ही कुछ करना चाहिए, सौदा कटवा के बाहर निकल जाना चाहिए। कुल मिला के लबोलुबाब यही है कि मार्केट के अंदर अगर आप हैं तो आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ सकती है थोड़ी बहुत आज भी। तो दोनों साइड के लोग सतर्क रहें। जहां जहां पे लेवल्स का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है वहां से आपको निकलना होगा बाहर, और फिर एक तरफा मार्केट कर सकता है। ये गिरावट को भी एक तरफा स्ट्रेच कर सकता है और बढ़त को भी एक तरफा स्ट्रेच कर सकता है। तो इसलिए बी अवेयर, जो भी पोजीशन रखें लाइट रखें। ऑप्शंस में काम हमने आपको बताया था कि आप करना चाहें तो खुल के कर सकते हैं। एक ही दिन में 800% का रिटर्न मिल रहा है। आज भी आप ऑप्शंस के अंदर ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें बजाय सीधा फ्यूचर्स के।
रहे हैं डिम्पी, और उनका कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि मार्केट अभी अस्थिर है, अभी थोड़ा सा देखना होगा कि ये किस तरह का रुख ले रहा है। और उसके अलावा जो नए हैं लोग, वो अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि मार्केट की अस्थिरता आगे जाकर के किस तरह से बदलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। और डिम्पी ने जैसे कि निफ्टी में बताया, सपोर्ट 19,500 से 19,300 के पास, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 19,800 से 20,000 के पास। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार की बात करते हैं। तो बाजार पर क्या रणनीति है ये जान लेते हैं, और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं आदित्य अग्रवाल। गुड मॉर्निंग आदित्य, बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश पर आने के लिए। जानना चाहेंगे आज किन किन शेयरों में ट्रेड करना चाहिए, क्या रणनीति बता रहे हैं आप, मिक्स कौन सी आप? गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम मार्केट की बात कर ले, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, वीकली एक्सपायरी, तो मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल भी रहेंगे। अगर हम ऑप्शंस डेटा की बात करें तो 19,600 कॉल साइड पे काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो मुझे लग रहा है वो एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन पे। एंड प्लस यहाँ पे काफी कंजेशन भी है 19,600। अगर आपको याद होगा, इसके पहले के करेक्शन में यहाँ पे मार्केट हॉल्ट किया था एंड कल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन करके। जैसा कि डिम्पी भी कह रहे थे, मार्केट थोड़ी अस्थिर हो गई है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में। हमने विक्स में एक उछाल देखा था कल, एंड ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मार्केट काफी टाइम से ये इंडिकेट कर रहा था कि फटीग आ रहा है, मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। तो करेक्शन हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है मार्केट में करेक्शन बड़ा आएगा। बट हाँ, फॉर द डे 19,600 19,600 का एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, और नीचे अगर मार्केट 19,500 को ब्रेक करके चलता है तो एक बार 19,300 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश रहेगी कि आप कॉशियसली ट्रेड करें। अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर आप लॉन्ग ले सकते हैं। टारगेट आपके यहाँ पे 19,800 तक बैठेंगे, और नीचे स्टॉप लॉस लगाए 19,400 19,500 से 400 के बीच में। और अगर मार्केट 19,500 को तोड़ता है तो फ्रेश शॉर्ट्स कर सकते हैं 19,600 के स्टॉप लॉस पे, और टारगेट यहाँ पे आपको 19,300 रहेंगे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बाय और एक सेल रेकमेंड करना चाहूंगा मैं। ITC ब्रेकडाउन किया है ट्रेंड लाइन सपोर्ट से, काफी टाइम बाद उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंसेस भी बिल्डअप थे, और काफी टाइम बाद अब वो ब्रेकडाउन दिखा रहा है। करेक्शन आ सकता है ITC में मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते हैं। नीचे में टारगेट रहेंगे आपके 440, स्टॉप लॉस लगाना है 470 का। और फार्मा सेक्टर्स में थोड़ा बाइंग दिख रहा है यहाँ पे, और चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है। तो लॉरस लैब आफ्टर लॉन्ग करेक्शन एक ब्रेकआउट आया उसमें, और 200 DMA के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है स्टॉक पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 400 का लक्ष्य रहेगा, और नीचे स्टॉप लॉस लगाए 340 का। भी जिस तरह से बता रहे थे कि बाजार की अस्थिरता की वजह से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, बिल्कुल आदित्य भी वही बता रहे हैं। और उन्होंने 2 पिक्स बताई हैं, ITC जो कि सेल के लिए बताया है, और साथ ही लॉरस लैब, इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, यानी नतीजे जो कल आए हैं, कैसा असर उनका रहा है, और आज कौन कौन सी अर्निंग्स है ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शरद का। गुड मॉर्निंग शरद जी, बताएं। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले टाइटन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और अगर मार्जिन्स ऑफ पैट के बारे में बात करें तो एनालिस्ट एस्टिमेट्स को जो है वो मिस किए हैं। अब बात करें तो रेवेन्यू की वो अबव एस्टिमेट्स आई है, हालांकि जो ज्वेलरी की एबिट मार्जिन है वो वन ऑफ और गोल्ड प्राइजेस के कारण एक इम्पैक्ट देखने मिला है। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और ऑफ कोर्स Q1 जो नंबर्स होते हैं सीजनली भी स्ट्रॉन्ग होती है एविएशन स्टॉक्स के लिए। जो गाइडेंस है यहाँ पे जो कैपेसिटी है सेकंड क्वार्टर के लिए वो लगभग आप 25% बढ़ सकते हैं, यानी कि 6% सिक्वेंशली। गुजरात गैस के बारे में बात करें तो ओवरऑल बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और एनालिस्ट एस्टिमेट से बिलो आए हैं। KSB की नंबर्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिला है इनके नंबर्स में, और यहाँ पे मार्जिन्स में भी देखें तो एक अच्छी उछाल आई, ऑलमोस्ट 83 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मैनकाइंड फार्मा के भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं, इनकी IPO रिसेंटली आई थी और शानदार लिस्टिंग देखने मिली थी। HPCL की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल इनमें जो है इन्वेंट्री की जो है इम्पैक्ट भी देखा है, जहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला, और मार्जिन्स देखें ये जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 9% पे आ चुका है, और सिक्वेंशली और सारे नंबर्स हैं
वो वापस जो है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। इसके अलावा जो है मेट्रोपोलिस की बात करें तो यहाँ पे लगातार चौथे या पांचवें क्वार्टर में जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि नंबर्स जो हैं वीक देखने मिल रहे हैं और इनके जो नॉन कोविड पोर्टफोलियो है अब उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। पारादीप फॉस्फेट्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और कंपनी जो है आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे में चली गई है। महिंद्रा फाइनेंस का हालांकि नंबर्स नहीं आया है पर Q1 की ऑपरेशनल अपडेट ज़रूर आई है जहां पे डिसबर्समेंट्स में एक हेल्दी ग्रोथ आया है और जो एसेट क्वालिटी है वहां पे भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। तो ओवरऑल जो है हम लोग कह सकते हैं थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो हैं देखने मिल रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में। ठीक है, तो ये है अर्निंग अपडेट। इसके अलावा शरद ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से आए? जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन रहने वाला है और SBFC फाइनेंस का आज IPO का इशू खुलने वाला है। इसका जो साइज़ है 1025 करोड़ का है और जो IPO प्राइस बैंड है वो रखा गया है 54 रुपीज़ से 57 रुपीज़ पर शेयर। कल एंकर इन्वेस्टर्स ने लगभग 304 करोड़ जो है निवेश किए और जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मालाबार इंडिया, अमानसा ग्रुप और एक्सिस म्यूचुअल फंड। खबरों वाले शेयर्स पे बात करें तो इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज भी है, लेकिन ब्लॉक डील दो अहम होने वाले हैं आज मार्केट आवर्स में। यहाँ पे वेदांता है, यहाँ पे प्रमोटर जो है लगभग 4% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं 5% के डिस्काउंट प्राइसेस में। एंड ऑफ कोर्स इसका मेन रीज़न यही है कि वो अपनी जो डेट है होल्डिंग लेवल पे उसको वो कम करें। LT फाइनेंस हमारे खबर पे मुहर था, हमने जो है लास्ट वीक ब्रेक किया था कि बेन कैपिटल जो है अपनी स्टेक बेच सकते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग 3.2% स्टेक की जो है बिकवाली कर सकते हैं 1% डिस्काउंट पे। टाइटन की कमेंट्री जो है वो बोले कि डबल डिजिट मार्केट शेयर रहने वाला है। एप्टस हाउसिंग की 30% का ग्रोथ का जो है अनुमान है। सफायर जो है वो कह रहे हैं कि जो Q2 के SSG ग्रोथ है वो लोअर हो सकती है क्योंकि फेस्टिव सीजन स्पेशली जो आपके नॉनवेज फूड है उस पे जो है कम जो है आप कह सकते हैं यूसेज देखने मिल सकती है। AB कैपिटल की NBFC की जो लोन बुक है वो जो है लगभग 2 गुना हो सकती है अगले 3 साल में। थर्मैक्स ने भी इंडिकेट किया है कि अभी मार्जिन्स में आगे जाते हुए एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन लार्ज ऑर्डर्स हैं उनमें टाइम लगेगा। अब डील्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जहाँ पे कैंपस एक्टिवेयर में ICICI प्रू और सोसाइटी जनरल ने स्टेक ली है। नियोगिन फिनटेक है तो हालांकि 750 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी, लेकिन यहाँ पे इस इन्वेस्टर मधुसूदन केला प्रमोटेड एंटिटी ने 50 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की यानी कि 5% स्टेक की। JSW स्टील और जापान JFE के साथ भी एक JV पैक्ट हुआ और आखिर में शीला फोम जिनके Q1 रिजल्ट्स जो थे लार्जली इनलाइन थे वहाँ पे कैपिटल फंड रेज हुआ है जहाँ पे वो QIP के जरिए 1200 करोड़ और NCD के जरिए 600 करोड़ रेज करने वाले, और हाल ही में ये न्यूज़ फ्लो आया था कि वो करलॉन को एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते क्विकली और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टाइटन के साथ। हम देख रहे हैं कि HSBC की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मार्जिन फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर मार्जिन वीक किए हैं, मगर उन्होंने टाइटन पर अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है और काफ़ी मजबूत ग्रोथ आउटलुक भी है। तो ओवरऑल खरीदारी की राय तो उन्होंने बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस स्लाइटली उन्होंने घटाकर 3580 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिगो भी हमारे रेडार पर रहेगा। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं कंपनी के नतीजों के बाद और लार्जली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि ये क्वार्टर इन लाइन रहा है इंडिगो के लिए। Q2 के लिए आउटलुक हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर है, मगर सबकी नज़र होगी Q3 पर जहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिगो लॉस पोस्ट कर सकते हैं सेकंड क्वार्टर में, मगर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से खरीदारी की राय बरकरार है। इसके अलावा HPCL पर भी हम फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे कंपनी के काफ़ी मजबूत नजर आए। टाइटन और इंडिगो पर ये टारगेट कटौती देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जी ने जो हमें रणनीति भेजी है वो आपके सामने एक करके रखे। तो उन्होंने गोल्ड में बिकवाली करने की राय दी है, 59,250 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे 49,800 का, और सिल्वर में भी यहाँ पर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करने की राय दी है। 72,300 का होगा लक्ष्य, 74,100 का टारगेट स्टॉप लॉस ये देख रहे हैं। कच्चे तेल में भी बिकवाली करने की राय 6,520 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 6,730 का। और आखिर में कॉपर में खरीदारी करके चलिए
743 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 729 का। तो मेटल्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सोने चांदी और कच्चे तेल में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ता हूँ क्विकली, इक्विटी मार्केट से क्या ट्रेडिंग आइडियाज आ रहे हैं आपके सामने, वो भी रखते हैं। एंजल वन से टीवीएस मोटर ने खरीदारी करने की राय दी है, 1418 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1355 का। और बाटा इंडिया में 1810 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, उसमें पहला है वर्क हार्ड, खरीदारी करिए, 265 का होगा लक्ष्य। और एक्सिस बैंक में भी खरीदारी करने की ये राय दे रहे हैं, 960 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 935 का। आखिर में रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, पहला है बर्जर पेंट्स, खरीदारी करने की राय 738 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 695 का। और पीवीआर आइनॉक्स में भी खरीदारी करने के ट्रेड ये देख रहे हैं, 1695 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1565 का। तो सभी कॉल्स में आज तेजी करने की राय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत, एक छोटे से